नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल सही ट्रेड में। मैं हूं सचिन और आज हम बात करने वाले हैं ईएलएसएस म्यूचुअल फंड के बारे में। ईएलएसएस म्यूचुअल फंड क्या होता है, उसमें क्या टैक्स बेनिफिट मिलते हैं, रिटर्न कैसे होते हैं, कौन से म्यूचुअल फंड ईएलएसएस में टाइप आपको देखने चाहिए, ये सारे डिस्कशन आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए देखते हैं ईएलएसएस म्यूचुअल फंड क्या होता है। हम सब लोग म्यूचुअल फंड बाय करते हैं। अलग अलग म्यूचुअल फंड होते हैं, जैसे कि टाइप्स होते हैं। लार्ज कैप म्यूचुअल फंड होते हैं, डिविडेंड यील्ड स्कीम होती है, सेक्टरियल फंड होते हैं। वैसे ही ईएलएसएस म्यूचुअल फंड होता है जो कि टैक्स बेनिफिट के लिए है। अगर आप टैक्स सेव करना चाहते हैं, सेक्शन अंडर सेक्शन 80C के 1.5 लाख का टैक्स हम बचा सकते हैं, तो उसमें कौन सा म्यूचुअल फंड ऐसा है जिसके ऊपर आपको कोई भी टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है, तो वो है ईएलएसएस स्कीम, जिसे हम इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम भी कहते हैं। अब इसमें क्या होता है, जो भी ये एक म्यूचुअल फंड है, क्यों टैक्स सेविंग है फिर भी एक म्यूचुअल फंड है, इसकी वजह से इसके रिटर्न जो रहते हैं वो काफ़ी अच्छे तरीके से आपको मिल जाते हैं। मतलब जैसे ही इक्विटी म्यूचुअल फंड के रिटर्न होते हैं उसी तरीके के ईएलएसएस के म्यूचुअल फंड होते हैं। उसके बाद इसमें आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है। तो ये इसके मेन जो दो बेनिफिट है वो ये हो गए कि इसमें टैक्स बेनिफिट भी मिलता है, उसके साथ साथ इसके रिटर्न भी अच्छे होते हैं। तीसरा इसका बेनिफिट है कि आपको ये डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो बना के देता है। मतलब जैसे ही हम नॉर्मल इक्विटी म्यूचुअल फंड देखते हैं जहाँ पे हमें लार्ज कैप कंपनीज, मिड कैप कंपनीज, स्मॉल कैप कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसी की तरह ईएलएसएस म्यूचुअल फंड में भी डिफरेंट पोर्टफोलियो होते हैं। पोर्टफोलियो में डिफरेंट स्टॉक्स होते हैं। कुछ लार्ज कैप होते हैं, कुछ मिड कैप होते हैं, कुछ स्मॉल कैप होते हैं। इसकी वजह से इसका जो पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई हो जाता है और रिस्क आपका जो होता है वो थोड़ा सा कम यहाँ पे हो जाता है। मॉडरेट से थोड़ा सा लो से मॉडरेट आपको यहाँ पे रिस्क होता है। लिक्विडिटी अच्छी होती है, लेकिन 3 साल का लॉकिंग पीरियड आपको इसमें देना पड़ता है। मिनिमम 3 साल के लिए आपको इसमें पैसे इन्वेस्ट करने होते हैं। अगर आप 3 साल से पहले आप पैसे निकाल ही नहीं सकते, 3 साल के बाद ही आपको इसमें से पैसे जो होते हैं वो विड्रॉल करने होते हैं। बाकी जो रिटर्न्स के बारे में तो हमने बात की, थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं। कंपैरिजन ईएलएसएस के साथ जो भी म्यूचुअल फंड आते हैं, जो भी टैक्स सेविंग के म्यूचुअल फंड है, उसके ऊपर थोड़ा सा अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो थोड़ा सा हमें पता चलेगा कि किस तरीके से ईएलएसएस म्यूचुअल फंड बाकी जो टैक्स सेविंग के जो इंस्ट्रूमेंट है, जैसे कि एफडी हो गया हमारा, या फिर पीपीएफ हो गया, या फिर नेशनल पेंशन स्कीम हो गया, उससे कैसे डिफरेंस है वो थोड़ा सा देख लेते हैं। ईएलएसएस की जैसे हमने बात की, उसकी जो रिस्क रहती है वो मॉडरेट रहती है। तो वहाँ पे आपको कोई भी ज़्यादा हाई रिस्क का कोई प्रोडक्ट नहीं होता है, जैसे पैसे आपको वहाँ पे रिटर्न अच्छे नहीं मिलेंगे, या फिर कोई आपका बहुत ही ज़्यादा रिस्क है तो आप वहाँ पे इन्वेस्ट नहीं कर सकते, ऐसा तो नहीं रहता है। एफडी की अगर बात करेंगे तो बहुत ही लो रिस्क वहाँ पे रहता है, कोई भी ज़्यादा रिस्क नहीं लेता। वो भी आपके जो बैंक होते हैं वो बैकिंग होता है बैंक का, तो पैसे वहाँ पे डूबने के चांसेस नहीं होते हैं, अदरवाइज बैंक आपका बंद हो जाए। पीपीएफ की अगर बात करें तो गवर्नमेंट की बैकिंग रहती है, तो बहुत ही लो यहाँ पे आपको रिस्क जो होती है वो होती है। किसी भी चीज़ की यहाँ पे आपको ज़्यादा रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं होती है कि पीपीएफ एक पब्लिक प्रोविडेंट फंड रहता है जिसमें गवर्नमेंट की बैकिंग रहती है। नेशनल पेंशन स्कीम में भी अभी आपको थोड़ा सा मॉडरेट रिस्क होता है, क्योंकि नेशनल पेंशन स्कीम भी बहुत सारे आजकल इक्विटी में इन्वेस्ट करने लग गए हैं, तो उनका रिस्क जो है वो थोड़ा सा मॉडरेट की तरफ बढ़ रहा है, थोड़ा सा ज़्यादा यहाँ पे रिस्क आपको दिखाई देता है। अगर लॉकिंग पीरियड की हम बात करें तो ईएलएसएस म्यूचुअल फंड स्कीम का 3 साल का लॉकिंग पीरियड होता है, जो कि आपको मैंडेटरी फॉलो ही करना होता है। एफडी की अगर बात करें तो 5 साल का लॉकिंग पीरियड होता है। 5 साल से पहले आप यहाँ पे पैसे नहीं निकाल सकते, 5 साल के बाद ही आपको वहाँ पे पैसे निकालने होते हैं। पीपीएफ की अगर बात करें तो 15 साल का लॉकिंग पीरियड होता है। पब्लिक प्रोविडेंट फंड में आपको 15 साल पैसे इन्वेस्ट करके रखने होते हैं और 15 साल के बाद ही आप पैसे निकाल सकते हैं। हालांकि पार्शियल विड्रॉल आप कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ मेडिकल इमरजेंसी के टाइम पे, और उसका भी एक टर्म होता है, उसके बाद ही ब्लॉकिंग टर्म होता है, उसके बाद ही आप पैसे वहाँ से पार्शियली विड्रॉल कर सकते हो। एनपीएस का तो सवाल ही नहीं, क्योंकि ये नेशनल पेंशन स्कीम है, तो ये रिटायरमेंट के बाद ही आपको पैसे मिलेंगे, आपको उससे पहले वहाँ पे कोई भी पैसे नहीं विड्रॉल कर सकते हैं आप। तो इसके कंपैरिजन में अगर देखें तो ईएलएसएस आपको सबसे कम लॉकिंग पीरियड देता है और सबसे कम यहाँ पे आपको पैसे इन्वेस्ट करने हैं कम टाइम पीरियड के लिए। तो आप अगर 3 साल से ज़्यादा, मतलब 5 से 6 साल के लिए पैसे इन्वेस्टमेंट के लिए देख ले तो आप ईएलएसएस का ऑप्शन चूज कर सकते हो। इसमें आपको रिटर्न भी मिल जाएंगे और आपको टैक्स सेविंग भी यहाँ पे मिल जाएंगे।
अगर टैक्सेबल रिटर्न की बात करेंगे, मतलब टैक्स सेविंग की बात करेंगे, तो ईएलएसएस में अंडर एटीसी आप 1.5 लाख तक का, अंडर एटीसी टोटल 1.5 लाख का टैक्स आप बचा सकते हो। उसमें आप ईएलएसएस की स्कीम भी ऐड कर सकते हो ताकि आपका जो टैक्स सेविंग है वो हो जाए। नॉर्मली जो टैक्स सेविंग होता है वो लगभग अराउंड 46,000 के आसपास आपका टैक्स सेव हो जाता है अगर आप ईएलएसएस की स्कीम इन्वेस्टमेंट के लिए लेते हो तो इसके लिए इन्वेस्टमेंट का भी देखना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको ये सारी चीज़ें देखने के लिए मिलेगी। और उसके अलावा आप अगर आपको फ़ायदा जो है वो प्रॉफिट जो है, कैपिटल गेन जो है वो 1 लाख से ऊपर के हो जाता है, मतलब सालाना 1 लाख से ऊपर आपको प्रॉफिट होता है, तो जो भी प्रॉफिट आपको 1 लाख के ऊपर हुआ है उसके ऊपर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स आपको देना पड़ता है। 10% का LTCJ आपको देना पड़ता है 1 लाख के प्रॉफिट के ऊपर। तो कोई भी स्कीम ऐसी नहीं है कि आप 1 लाख के ऊपर सालाना रिटर्न कमा सको जब तक आप बहुत ज़्यादा पैसे उसमें इन्वेस्ट नहीं करते हो। तो अगर ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट किए हैं तो वो आपको 13-14% के रिटर्न के हिसाब से आपको उतना जो है वो प्रॉफिट वहाँ पे मिल जाएगा। लेकिन जो नॉर्मल लोगों की बात करें तो वो सालाना लाख रुपए से ऊपर प्रॉफिट नहीं कमा सकते, उसके अंडर ही रहता है। तो अगर आप उसके अंडर कमाते हो जो भी प्रॉफिट है तो उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता। लेकिन 1 लाख तक तो कोई टैक्स नहीं लगेगा। 1 लाख के ऊपर की जो अमाउंट होगी उसके ऊपर आपको LTCJ देना पड़ेगा, वो भी 10% का। तो जो भी लोग यहाँ पे देख रहे हैं हमारा वीडियो, जो भी नॉलेज शेयर मैं कर रहा हूँ, उसके जो व्यूवर्स हैं हमारे, वो यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए ईएलएसएस की स्कीम ले सकते हैं। क्योंकि अगर आप सिर्फ 3 साल के लिए देखोगे तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे रिटर्न एवरेज आउट हो जाएंगे 12 से 14% के लिए ईएलएसएस स्कीम के। अगर आप एफडी देखोगे तो एफडी में 5 से 6% के रिटर्न आ जाते हैं। पीपीएफ में आपको फिक्स 8% के रिटर्न आ जाते हैं, क्योंकि उसके इंटरेस्ट के ऊपर कोई भी आपको फिर से एक बार टैक्स नहीं देना पड़ता। टैक्स एडजस्टेड अमाउंट जो ये परसेंटेज होते हैं वो 8% होते हैं। और एनपीएस में आपको 8 से 10% के रिटर्न मिल सकते हैं, जिसके ऊपर भी आपको कोई भी एक्स्ट्रा टैक्स नहीं देना पड़ता। यहाँ पे सिर्फ ईएलएसएस में और एफडी के ऊपर आपको इंटरेस्ट, मतलब जो भी आप इंटरेस्ट कमाते हो उसके ऊपर थोड़ा सा टैक्स देना पड़ता है, LTCJ का वो रहता है। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हो तो आप ईएलएसएस का ऑप्शन देख सकते हो, चुन सकते हो, क्योंकि एक तो लॉकिंग पीरियड सबसे कम है, उसके बाद रिटर्न भी काफ़ी अच्छे मिल रहे हैं, उसके बाद टैक्स बेनिफिट भी मिल रहा है आपको, और आपको यहाँ पे जो है LTCJ लगने के चांसेस कम होते हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा तो प्रॉफिट नहीं होता है। कोई भी म्यूचुअल फंड हो तो एवरेज आउट हो जाते हैं आपके रिटर्न, और उसके बाद आप जो भी इन्वेस्टमेंट आपकी है वो टैक्स में आपको बेनिफिट मिल जाता है वहाँ पे। उसके बाद हम बात करेंगे कि किस तरीके से आपको एसआईपी करनी चाहिए या फिर लमसम में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। बहुत सारे लोग होते हैं जो कंफ्यूज हो जाते हैं कि लमसम इन्वेस्टमेंट करें या एसआईपी करें। अगर आप मार्केट को अच्छी तरीके से देख रहे हो, थोड़ा सा एनालिसिस कर सकते हो मार्केट का कि कब मार्केट में गिरावट हुई है और अब मुझे पैसे इन्वेस्ट करने हैं, ये थोड़ा सा आपका एनालिसिस आप कर सकते हो, तो आप लमसम में पैसे इन्वेस्ट कर सकते हो। मान लो किसी के पास एक 2 लाख रुपए 3 लाख रुपए पड़े हैं और उसको मार्केट का थोड़ा बहुत नॉलेज है कि मार्केट अब गिरा हुआ है तो अब मुझे इन्वेस्टमेंट का चांस मिल सकता है, तो वो 2 लाख रुपए डायरेक्टली मार्केट में इन्वेस्ट कर सकता है, ताकि परफेक्ट टाइमिंग पे उसकी इन्वेस्टमेंट हो जाए और उसके बाद जब मार्केट बढ़ना चालू हो जाएगा तो उसको उसके रिटर्न्स जो है वो अच्छे खासे मिलने चालू हो जाएंगे। अगर आपको कुछ भी नहीं है मालूम मार्केट के बारे में, आप टोटली ज़ीरो नॉलेज है, तो आप एसआईपी कीजिएगा। एसआईपी में क्या होगा कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट होगी वो एवरेज आउट हो जाएगी। अगर मार्केट आपकी एसआईपी बाय करने के बाद गिर भी जाता है तो आपकी एसआईपी हर महीने के लिए चालू रहेगी, और आपका जो यूनिट्स है या फिर एनएवी के हिसाब से आपकी जो प्राइस है वो एवरेज हो जाएगी, और एवरेज प्राइस के हिसाब से आपको जब भी मार्केट बढ़ेगा तो आपको वहाँ पे रिटर्न अच्छे खासे जनरेट हो सकते हैं। तो आप इनमें से कोई भी चूज कर सकते हो। अगर आपको थोड़ी नॉलेज है तो आप लमसम का चूज कर सकते हो, अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आप यहाँ पे एसआईपी कर सकते हो। अब देखते हैं थोड़ा सा टाइप्स के बारे में। टाइप्स ऑफ ईएलएसएस में आपको डिविडेंड यील्ड वाले ईएलएसएस स्कीम मिल जाते हैं या फिर ग्रोथ वाले भी ईएलएसएस स्कीम मिल जाते हैं। डिविडेंड यील्ड स्कीम में क्या होता है, कंपाउंडिंग इफेक्ट जो होता है, कंपाउंडिंग गेन जो होता है वो आपको नहीं मिलता है, क्योंकि हर क्वार्टरली या फिर हर ईयरली आपको उसका डिविडेंड मिलता रहता है। तो आपको जो अमाउंट होती है तो डिविडेंड के बाद उसकी एनएवी कम हो जाती है और उसका कंपाउंडिंग इफेक्ट आपको नहीं मिलता है। लेकिन अगर आप ग्रोथ पर्सपेक्टिव देखोगे, सिर्फ ग्रोथ वाले जो म्यूचुअल फंड है ईएलएसएस के वो खरीदोगे तो आपको कंपाउंडिंग इफेक्ट वहाँ पे मिल जाता है। मान लो आपने 1 लाख रुपए की इन्वेस्ट की है और आपकी इन्वेस्टमेंट बढ़ के 1,15,000 हो गई, तो आगे से जो आपकी इन्वेस्टमेंट में रिटर्न मिलना चालू हो जाएंगे वो 1,15,000 के ऊपर मिल जाएंगे। तो दूसरे साल अगर आपने 1,15,000 पे 1,50,000 रुपए कमाए
कमाए तो उसके अगले साल में आपको 1,50,000 रुपए के ऊपर जो है वो रिटर्न मिलना चालू हो जाएंगे। इस तरीके से आपका कंपाउंडिंग होता जाएगा जो भी इन्वेस्टमेंट है, और आपके रिटर्न जो है वो अच्छे खासे यहाँ पे बढ़ने चालू हो जाएंगे। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि डिविडेंड यील्ड स्कीम के अलावा सिर्फ ग्रोथ में आपको इन्वेस्ट करना है, ताकि आपको जो कंपाउंडिंग गेन है वो वहाँ पे मिल सके। अब बात आती है कहाँ पे इन्वेस्ट करें, लार्ज कैप में करें, मिड कैप में करें या स्मॉल कैप में करें, कौन सा पोर्टफोलियो सिलेक्ट करें। तो अगर आप रिस्क कम लेना चाहते हैं, थोड़ी सी कम रिस्क लेने की आपकी कैपेसिटी है, तो आप लार्ज कैप का ELSS फंड सिलेक्ट कर सकते हो, जिसमें क्या होगा कि आपको रिटर्न्स में थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव दिखाई देगा, कम थोड़ा सा रिटर्न हो जाएंगे, लेकिन आपकी रिस्क भी वहाँ पे कम हो जाएगी, क्योंकि लार्ज कैप जो होते हैं फंड जो होते हैं कि या फिर लार्ज कैप का पोर्टफोलियो जो होता है वो थोड़ा कम वोलाटाइल रहता है। जो भी स्टॉक्स रहते हैं वो थोड़े ज़्यादा वोलाटाइल नहीं रहते हैं, इसकी वजह से रिस्क वहाँ पे कम हो जाती है। थोड़ा सा मॉडरेट रिस्क आप ले सकते हो, थोड़ा सा ज़्यादा रिस्क ले सकते हो, तो आप यहाँ पे मिड कैप वाले फंड सिलेक्ट कर सकते हो जो भी ELSS के हैं, क्योंकि मिड कैप वाले जो स्टॉक होते हैं वो थोड़े से ज़्यादा वोलाटाइल होते हैं कंपैरेटिवली लार्ज कैप के, और उसमें अगर आपको अच्छे खासे मूवमेंट आ गया स्टॉक में तो आपका फंड आपको अच्छे खासे रिटर्न भी जनरेट करके दे सकता है, लेकिन गिरावट के टाइम पे ये बहुत ज़्यादा जल्दी से नीचे भी आ जाते हैं, तो रिस्क थोड़ा सा मॉडरेट यहाँ पे हो जाता है। और आपकी हाई रिस्क लेने की कैपेसिटी है, बहुत ज़्यादा रिस्क आप ले सकते हो, तो आप यहाँ पे स्मॉल कैप का ELSS फंड चूज़ कर सकते हो, जिसमें बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी रहती है स्टॉक्स में। अगर स्टॉक 20% एक दिन ऊपर बढ़ गया तो 20% नीचे भी गिरने के चांसेस रहते हैं, इसकी वजह से ये हाई रिस्क वाले जो है म्यूचुअल फंड रहते हैं। तो इसी तरीके से आप ELSS म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, आपका टैक्स सेव हो जाएगा उसमें, उसके साथ साथ आपको रिटर्न्स भी मिल जाएंगे, और जो आपका पोर्टफोलियो है वो डाइवर्सिफाई भी हो जाएगा। तो हमने जो ELSS, FD, PPF और NPS के बारे में देखा, उसमें सबसे जो बढ़िया मुझे इन्वेस्टमेंट की जो एसेट रखती है या फिर जो फंड अच्छे लगते हैं वो ELSS ही है, क्योंकि इसमें आपको रिटर्न्स भी अच्छे मिल जाते हैं, सबसे कम यहाँ पे लॉकिंग पीरियड है, टैक्स का बेनिफिट मिल जाता है, और आपका पोर्टफोलियो जो है वो डाइवर्सिफाई हो जाता है। तो इसीलिए मैं इन चारों में से थोड़ा सा ELSS की तरफ मेरा जो है थोड़ा ध्यान ज़्यादा दूंगा। बाकी में आपको अगर करना है तो थोड़े थोड़े पैसे आप इन्वेस्ट कर सकते हो, लेकिन ELSS में आपको ज़्यादा बेनिफिट मिल सकता है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। ये था पूरा वीडियो अबाउट ELSS म्यूचुअल फंड। आई होप आपको पूरी वीडियो अच्छे से समझ में आ गई होगी। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।